आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्लास को डिस्कस करेंगे। ए टू जेड जितने भी आपकी ग्लॉसरी टर्म्स आती हैं पेपर वन की यूनिट्स में, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इन शॉर्ट जितनी भी टर्म्स है एक ही यूनिट की वो आपको मिल जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। देखिए, असेसमेंट असेसमेंट का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू मेजर अ लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। असेसमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम लर्नर की नॉलेज, स्किल या परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। देन वी हैव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करता है? हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो ये वाली टर्म है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये हमारी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। अफेक्टिव डोमेन में हमारा आता है आर स्क्वायर, VOC, और साइकोमोटर में आता है हमारा IM पैड। अब देखिए, कॉग्निटिव डोमेन, द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट फोकसेस ऑन नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी जो माइंड से रिलेटेड है। कॉग्निटिव का मतलब विच इज रिलेटेड टू माइंड। अफेक्टिव का मतलब क्या आता है? हमारे इमोशंस के साथ जो रिलेटेड है। और साइकोमोटर मीन्स जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी इट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई द लर्नर्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड प्रायर नॉलेज। जैसे आपके पास बहुत सारे डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और आपका ब्लड लेते हैं और ब्लड टेस्ट के बाद वो बताते हैं कि आपके रिपोर्ट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी यही होता है कि बिफोर द इंस्ट्रक्शन आप एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपने लर्नर्स के लिए, ताकि आपको उनको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग सके। इवैल्यूएशन, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग और एनी प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। जो एंड रिजल्ट होता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि जो हमने पढ़ाया है या जो बच्चों ने पढ़ा है वो कितना इफेक्टिव है। देन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन मतलब continuous assessment which is carried during the learning process to provide feedback। जो जैसे हमारे क्विज होते हैं या फिर हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सब क्या आते हैं? ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन में आते हैं। फिर आता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू हेल्प देम मेक एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। हम गाइड कर रहे हैं बच्चों को, हम गाइड कर रहे हैं अपने लर्नर्स को, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। देन इज ह्यूरिस्टिक मेथड, अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच where students discover concepts through exploration and problem solving. So it is a learner centered teaching, मतलब जहाँ पे जो learner है they are playing the active role और जो teacher होता है they act as a facilitator. Individual differences, variations among learners in the abilities, interest, intelligence and traits। ठीक है, हर एक जो लर्नर है वो एक दूसरे से अलग होता है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। एंड बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, आपकी क्लास में जितने भी एजुकेटर्स हैं, आपने सब एजुकेट सॉरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, आपने हर एक लर्नर के को दिमाग में रख के कि हाँ, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, आपने उनको सिखाना है। Then is judgment and evaluation. That is a decision making aspect of evaluation where educational outcomes are interpreted and valued. Knowledge level, it is the lowest level Bloom's taxonomy में, जहाँ पे recall या फिर हम recognition करते हैं facts की, यानी rote memorization जो होती है वो हमारी knowledge level पे होती है। लर्नर सेंटर मैंने भी आपको बताया कि जो अप्रोच स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन में फोकस करती है वो होता है लर्नर सेंटर। फिर मेमोरी लेवल क्या होता है? एक बेसिक लेवल जो एम्फोसाइज करता है मेमोराइजेशन, रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट या जो अडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी वो स्कूल जो स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल एजुकेशन होती है, उससे जो बाहर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इट इज नॉन फॉर्मल। Then is objectives of teaching यानी specific learning outcomes that teachers aim to achieve through instruction and activities। Objective क्या है टीचिंग का? ठीक है, आप क्या एक स्पेसिफिक आउटकम या आप किस
उद्देश्य के साथ आप क्लास में आए हैं कि आज हमने ये जो आउटकम है ये अचीव करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। फिर आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इट इज अ सेल्फ बेस्ड टीचिंग मेथड जहाँ पे जो लर्निंग मटेरियल है इट इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंशियल स्टेप्स विद इमीडिएट फीडबैक। क्वालिटी एजुकेशन यानी एजुकेशन दैट इंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, इक्विटी, रेलिवेंस एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, जैसे हम भी आपको बोलते हैं कि आपने नेट के लिए क्वालिटी पढ़ाई करनी है, क्वांटिटी पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप 10 यूनिट पेपर बन के कर रहे हैं लेकिन सॉल्व आप एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? हमारा हाईएस्ट लेवल होता है जो प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अमंग द लर्नर्स। स्वयं, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये क्या है? एक नेशनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो फ्री के कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। दिस इज स्वयं। फिर आते हैं टीचिंग एड्स। दीज आर द टूल्स एंड मटेरियल्स। जैसे हमारे पास होते हैं हमारे चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, वीडियोस हो गए, ये आते हैं हमारे टीचिंग एड्स। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि जो भी ये हमारा मिडिल लेवल होता है। ठीक है, हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। यानी मैंने अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो आपको उसके पॉजिटिव एग्जांपल्स, उसके नेगेटिव एग्जांपल्स, उसके रिलेशनशिप विद अदर वेरिएबल्स वो सब आपको पता होने चाहिए और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। Then we have value education, that is education aimed at developing the moral values, ethical character and responsible citizenship. वर्कशॉप मेथड क्या हो गया? एक टीचिंग मेथड होता है जहाँ पे लर्नर्स एंगेज करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पे। ठीक है, इसको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप खुद मतलब ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, आप पीयर्स के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ वर्कशॉप मेथड। फिर आता है हमारे पास एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी वेयर नॉलेज इज गेन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिर आता है यील्ड ऑफ लर्निंग। यील्ड ऑफ लर्निंग मतलब द मेजरेबल एजुकेशनल आउटकम और लर्निंग गेन्स अचीव थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमारे लेव वाइगॉत्स्की ने दी थी। यानी ये हम एक गैप को डिस्क्राइब करता है जो लर्नर खुद कर सकता है और दूसरों की गाइडेंस के साथ कर सकता है, दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। सो सबसे पहले आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और हमारे लोकल लेवल पे काम करता है, दैट इज एक्शन रिसर्च। इसका साइकिल क्या होता है? PAOR, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। देन वी हैव बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या हो गया? लिस्ट ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर रिसोर्सेज व्हिच आर कंसल्टेड इन अ रिसर्च स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक सिंगल ग्रुप की, एक सिंगल इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या हो गया? जहाँ पे हम डिस्क्राइब करें कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, बिहेवियर को या कंडीशंस को विदाउट एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च विच इज ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च, वो क्या होता है? जहाँ पे हम न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं विदाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? एक क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होता है जहाँ पे थ्योरीज को हम डेवलप करते हैं फ्रॉम जीरो और फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करके। फिर आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो प्रिडिक्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, या फिर कोई बीच में इंटरवीनिंग या फिर मीडिएटर हो सकता है। ठीक है, तो ये इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो हाइपोथेसिस के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही पॉसिबल होता है। फिर आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? हमारा डेटा कलेक्शन टेक्निक होता है जो डायरेक्ट इंटरैक्शन
बिटवीन द रिसर्चर और पार्टिसिपेंट, उनके बीच में मतलब जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अगर जैसे मैं अब किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और आप लोग मेरे रिस्पोंडेंट हैं, तो अगर मैं आपके पास इंटरव्यू लेने आ रही हूँ तो वो क्या होगा, एक डेटा कलेक्शन टेक्निक होगी और वो हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी एंड इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। फिर आता है जर्नल आर्टिकल। जर्नल आर्टिकल मतलब एक स्कॉलरली पेपर जो पब्लिश होता है एक एकेडमिक जर्नल में, जहां पे हम अपनी ओरिजिनल रिसर्च रिव्यू या फिर थ्योरेटिकल डिस्कशंस या फिर हम फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, रिसर्च गैप्स, हम ये सब चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स या फ्रेजेस जो रिप्रेजेंट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी, और ये यूजुअली हम जर्नल आर्टिकल में यूज करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जहां पे हम एग्जामिन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं जितना भी हमारा एग्जिस्टिंग रिसर्च है। ठीक है, हमें अपने पब्लिकेशंस के लिए, हमें अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए रिव्यू लिटरेचर करना पड़ता है। मिक्स्ड मेथड क्या हो गया, जहां पे हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं, दैट इज अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। उसके बाद आता है हमारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, वो अज्यूम करता है दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और हम इसको टेस्ट करते हैं ताकि हम इसको रिजेक्ट कर सकें, और हम इसको H0 से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, एक डेटा कलेक्शन टेक्निक होती है जहाँ पे जो रिसर्चर है वो सिर्फ देखता है, वो रिकॉर्ड करता है, वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी इवेंट को या फिर फिनोमेना को, और ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। फिर आता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जहाँ पे हम दूसरे बंदे के आइडिया या फिर उसके वर्ड्स या उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है, हम उसको विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट हम उसको यूज कर रहे हैं विदाउट साइटिंग दैट पर्सन, सो दैट इज प्लेजरिज्म। ठीक है, इसके 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो 10% से नीचे होता है वो होता है लेवल 0, वहां पे आपको कोई पेनल्टी नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती है। लेवल 1 आता है आपका 40 तक, 60 तक आता है लेवल 2, एंड अबव 60 आपका आता है लेवल 3, और इनकी अलग अलग पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स होती हैं फॉर बोथ स्कॉलर्स एंड जो आपके रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब जहां पे आप बात करते हैं वर्ड्स में, जहां पे आप बात करते हैं टेक्स्ट की, इमेजेस, ऑडियोज, यानी आप अपने ओपिनियन, बिहेवियर, मीनिंग को अपने शेयर कर रहे हैं थ्रू नॉन न्यूमेरिकल डेटा। फिर आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक ओवरऑल प्लान या ब्लूप्रिंट होता है जो गाइड करता है कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रिसर्च डेटा। देन वी हैव सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल जो है उसको, ये पूरी पॉपुलेशन है, एक छोटे से सैंपल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उस पर टेस्ट कर सके और जो उसके रिजल्ट्स हैं हम उसको अपने पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सके। फिर आता है थीसिस। थीसिस क्या है, एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है आपकी ओरिजिनल रिसर्च को। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, यानी आप आईसीटी को डेटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस, कोलैबोरेशन के लिए आप रिसर्च में कैसे यूज कर रहे हैं। फिर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स वेरी, सो दोज those factors that can vary as per the context, as per the research study. वर्किंग पेपर क्या आ गया, एक प्रीलिमिनरी रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे डिस्कशन, फीडबैक या फर्दर डेवलपमेंट की बात होती है। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होता है, जहाँ पे इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोस्ट फैक्टो में बस यही एक फर्क होता है, दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सपोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आता है यील्ड ऑफ रिसर्च, यानी जो भी हमारे आउटकम है, कंट्रीब्यूशन है या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, एक रिसर्च स्टडी से जनरेट जो होता है उसको हम यील्ड बोलते हैं। देन जोटेरो। जोटेरो क्या है, एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है टू ऑर्गेनाइज, साइट एंड मैनेज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और सोर्सेस। हमारा रिसर्च भी खत्म होता है। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन पे। नाउ कम्युनिकेशन, ऑडियंस क्या होती है, जो रिसीवर होता है या ग्रुप ऑफ पीपल जिसके लिए हम मैसेज डिजाइन करते हैं। बैरियर्स क्या हो गए, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल जो हमारे इफेक्टिव ट्रांसमिशन को हिंडर कर रहा है या फिर उसको रोक रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। चैनल क्या है, द मीडियम थ्रू विच एक मैसेज को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे स्पीच, राइटिंग, टेलीविजन या फिर इंटरनेट।
डिकोडिंग क्या होता है, जहां पे रिसीवर इंटरप्रेट करता है और अंडरस्टैंड करता है सेंडर के मैसेज को। एनकोडिंग क्या हो गया, जहां पे हम अपने आइडियाज, थॉट्स या इंफॉर्मेशन को मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज एनकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक क्या है, जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है रिसीवर से, जिससे हमें पता लगता है कि उसको मैसेज जो है प्रॉपरली समझ पे आया है या नहीं आया है। ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू करते हैं, जैसे हमारे ह्यूमर्स जो होते हैं, रूमर्स नॉट रूमर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना, कहा सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो वो हमारी ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी जो सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब जैसे हमारे दो मैनेजर्स के बीच में बात हो रही है, सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू पीपल या बिटवीन टू पर्सन्स, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म क्या हो गया, जहां पे हम गैदर कर रहे हैं, वेरीफाई, प्रोड्यूस या डिसेमिनेट कर रहे हैं न्यूज और इन्फॉर्मेशन को थ्रू वेरियस मीडिया। काइनेसिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स। लिसनिंग, द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस। मास कम्युनिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस थ्रू मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन और द इंटरनेट, दैट इज मास कम्युनिकेशन। फिर आता है नॉइज। नॉइज क्या हो गया, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस जो इंटरफेयर कर रही है क्लैरिटी ऑफ मैसेज को। ओरल कम्युनिकेशन, the exchange of information through spoken words. Then proxemics, it is the study of how physical distance and personal space influence communication. जैसे जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर जो हमारी फैमिली है, वो हमारे सबसे पास होती है, फिर हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फिर हमारे सोशल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंजर्स होते हैं। सो हम उनके हिसाब से एक फिजिकल डिस्टेंस और एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करते हैं, दैट इज प्रोक्सेमिक्स। देन क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या हो गया, द एबिलिटी टू आस्क रेलिवेंट एंड पर्पसफुल क्वेश्चंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाई द अंडरस्टैंडिंग और स्टिमुलेट द थिंकिंग। रिसीवर क्या है, द पर्सन और ग्रुप फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, और जो मैसेज को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं या फिर डिक्रिप्ट करते हैं। Shannon-Weaver model, a linear model of communication that explains the flow of information from sender to receiver while considering the effect of noise, that is Shannon-Weaver model. यहाँ पे Shannon-Weaver ने फीडबैक का कॉन्सेप्ट लाया था, सॉरी नॉइस का कॉन्सेप्ट लाया था, नॉट फीडबैक, इन्होंने नॉइस का कॉन्सेप्ट लाया था Shannon-Weaver मॉडल ने। फिर आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या हो गया, एक ऐसा मॉडल जहाँ पे साइमल्टेनियसली हम सेंड भी कर रहे हैं मैसेज को, रिसीव भी कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बनता जा रहा है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया, कि जहाँ पे लोअर लेवल से हायर लेवल, यानी सब ऑर्डिनेट्स से टॉप लेवल या फिर मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है, जो मैसेज जाता है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स हम यूज करते हैं टू कन्वे आवर मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन, थ्रू रिटन फॉर्म्स, जैसे हमारे पास लेटर्स, रिपोर्ट्स, ईमेल, नोटिसेस आते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। फिर आता है वाई पैटर्न कम्युनिकेशन, ये होता है वाई पैटर्न ऐसे करके। सो जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो फ्लो किससे कर रही है, एक सेंट्रल पर्सन है, एक बीच का बंदा है, जो लोअर लेवल और टॉप मैनेजमेंट को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज वाई पैटर्न। उसके बाद आता है जीरो कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल एक्सचेंज नहीं हो रहा है बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, दैट इज जीरो कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रीमाइसेस हो सकते हैं और एक कंक्लूजन होता है उन प्रीमाइसेस को सपोर्ट करने के लिए। फिर आता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, ये डिनाई या असर्ट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू कैटेगरीज और क्लासेस, ठीक है, और हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस चार होती हैं, ए, ई, आई एंड ओ। फिर आता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या है, जीडीपी, यानी जो हमारी प्रिमाइस है या जो हमारी रीजनिंग है, वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रही है या फिर यूनिवर्सल से स्पेसिफिक केस की तरफ जा रही है। फैलेसी, एक एरर या फ्लॉ जो हम रीजनिंग में अगर आ जाए तो हमारी जो रीजनिंग होती है वो वीक हो जाती है। जनरलाइजेशन क्या है, जहाँ पे आप
सैंपल या फिर सबसेट के जो रिजल्ट्स है आप उसको अपनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, यानी जहां पे एक्सप्रेस कर रहे हो आप रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस, यानी इफ ए देन वाई, ऐसे करके। उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या हो गया, जहां पे आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। लॉजिक क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक स्टडी जहां पे आप करेक्ट रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट और वैलिड इन्फरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको यूज कर रहे हैं टू रीच अ सर्टेन कंक्लूजन। मूड क्या होता है, एक सिलोजिस्टिक रीजनिंग पैटर्न फॉर्म बाय द टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग द फोर वेरिएबल्स। ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो पढ़ते हैं AEIO। तो जैसे ये हो गए सब ऑल्टर्न, ये हो गए कॉन्ट्राडिक्टरी, दीज आर कॉन्ट्ररीज, दीज आर सब कॉन्ट्ररीज, तो ये क्या है हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। उसके बाद प्रीमाइस। प्रीमाइस क्या होता है, एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन जो प्रोवाइड करता है एविडेंस। देन वी हैव क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब जो इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी, जैसे ऑल, सम, नो, नन। रीजनिंग। रीजनिंग क्या एक मेंटल प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है ताकि हम जो कंक्लूजन है उनको ड्रॉ कर सके बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन और बेस्ड ऑन द गिवन प्रीमाइसेस। देन वी हैव सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या है, एक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है जहाँ पे दो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन होता है। ट्रुथ टेबल क्या है, एक टैबुलर मेथड होता है जिससे हम ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ लॉजिकल प्रोपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। यूनिवर्सल मतलब जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उस क्लास के वो सब इंक्लूड होंगे ही होंगे। देन वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब द आर्ग्यूमेंट, द क्वालिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट जहाँ पे जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली प्रेमाइस से ही फॉलो कर रहा है। देन वी हैव वीक आर्ग्यूमेंट, यानी जो एक इनसफिशिएंट या इररेलेवेंट हमें सपोर्ट दे रहा है अपने कंक्लूजन के लिए, दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आता है हमारा आईसीटी। ICT में the very first is ARPANET, which is Advanced Research Project Agency Network, and it was a precursor to modern internet. फिर आता है ब्राउजर। ब्राउजर का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं या फिर अपने इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जहाँ पे हम अपने कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने जो डेटा है हम उसको स्टोर कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर रादर देन फिजिकल डिवाइसेस। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, एक मेथड होता है जहाँ पे हम सेंड या रिसीव करते हैं अपने मैसेजेस को ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। देन वी हैव गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर का एक एक्सेसिबल सर्च इंजन होता है जो हम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूज, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स इनको यूज करते हैं ताकि वो अपने आर्टिकल्स, अपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ठीक है, एक लिटरेचर रिव्यू का काम करता है ये। इट हेल्प्स इन लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, इमेज या ऑब्जेक्ट जो हमें दूसरे वेब पेज पे लेके जाती है। जैसे बहुत बार आपने वो ब्लू कलर का लिंक देखा होगा जब माउस का कर्सर उस पे आप लेकर जाएंगे तो वो एक ऐसे हाथ की फॉर्म ले लेता है और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक आपको दूसरे वेब पेज के ऊपर लेके जाता है, दैट इज अ हाइपरलिंक। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का विच एनेबल्स कम्युनिकेशन शेयरिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। फिर आता है जावा। जावा क्या है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं टू डेवलप द डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशंस। कीज, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज जो हम परफॉर्म करते हैं जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हमारे ऑफिस में या फिर हमारे होम में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं या जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है, एक लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन कोर्स होता है, ठीक है, जिसको जो स्वयं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है, ठीक है, और हम इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को। उसके बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या हो गया, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, जो शेयर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को और अपने इंफॉर्मेशन को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को और प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू यूजर्स एंड एप्लीकेशंस।
Then we have PDF, that is portable document format. So it is a format developed by Adobe जो preserve करता है formatting across different devices and platforms. उसके बाद आता है QR कोड क्विक रिस्पॉन्स. ठीक है, एक 2D बार कोड होता है, आपको अच्छे से पता है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई गूगल फॉर्म है आप वो भी ओपन कर सकते हैं, आपको बस वो QR कोड दिखाना है. Then RAM stands for random access memory. It is volatile in nature. यानी जैसे ही पावर ऑफ होगा तो जो हमारा डेटा है वो भी उड़ जाएगा. फिर आता है स्वयं, मैंने आपको बता दिया. देन वी हैव टीसीपी आईपी. ठीक है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट. यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, ये एक वेब एड्रेस होता है विच इज यूनिक इन नेचर, ताकि हम एक वेब पेज को इंटरनेट पे लोकेट कर सके. VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है, एक सिक्योर और इंक्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर. WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, जैसे हमारी सिटीज कंट्रीज, जैसे हमारे टीवी केबल्स है, तो सॉरी, जो हमारा इंटरनेट है वो क्या एग्जाम्पल है, WAN का एग्जाम्पल है. देन XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, जो हम यूज करते हैं टू स्टोर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा. उसके बाद यूट्यूब लर्निंग. ठीक है, आप यूट्यूब को एज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. देन इज जिप फाइल, एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है. ठीक है, जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि आप जो उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स है आप उनको एक्सेस कर सके. फिर आता है हमारे पास पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. द वेरी फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी. यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स प्रेजेंट है उन सबकी जो इंटरेक्शन होती है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी. फिर आता है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज मतलब क्या है, एक लॉन्ग टर्म चेंज ग्लोबल या रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स में. डिजास्टर मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन. इकोसिस्टम क्या है, जहां पे हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, द प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे. ग्लोबल वार्मिंग मतलब द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. देन HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यानी ये यूएनडीपी ने, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक इंडेक्स डेवलप किया था जो कंट्रीज की डेवलपमेंट, ठीक है, 3 पैरामीटर्स के ऊपर मेजर करता है, विच इज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. उसके बाद आता है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी जैसे हमारी सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं. उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में अडॉप्ट किया गया था. और ये किस पे बात करता है, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता है. देन लैंड डिग्रेडेशन मतलब जहाँ पे हमारे लैंड की जो क्वालिटी है या फिर प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इरोजन, या फिर हम इम्प्रॉपरली उस लैंड को यूज कर रहे हैं. फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, 1987 में इसको अडॉप्ट किया था फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. देन इज ओजोन लेयर क्या है, एक गैस होती है, एक लेयर है गैस की, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. और हमारे पास 2 तरह की ओजोन होती है, आप ये भी याद रखना, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. जो गुड ओजोन है वो ये वाली है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. जो बैड ओजोन है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है एंड इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट देयर. ठीक है, फिर आता है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और कंटामिनेंट्स इन द एनवायरनमेंट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो इकोसिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. देन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो ओवरऑल वेलबींग है इंडिविजुअल्स का, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है. ठीक है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है. देन इज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, तो ये सब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज को बचा सके विदाउट एक्चुअली ओवर एक्सप्लॉइटिंग देम, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन UNFCCC एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी ताकि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम कर सके. देन इज वल्नरेबल स्पीशीज, यानी जिनके पास हाई रिस्क है टू बिकम एंडेंजर्ड इन फ्यूचर. वेटलैंड्स,
एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर कवर करता है सॉइल को परमानेंटली या सीजनली, जैसे मैंग्रोव्स होते हैं या फिर जो मार्शेज होते हैं, वेटलैंड्स, स्वैम्प्स. देन वी हैव ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स मतलब जो प्लांट्स अडेप्ट होते हैं टू सर्वाइव इन ड्राई एंड एरिड एनवायरमेंट्स बाय कंजर्विंग वाटर, जैसे हमारे एलोवेरा, हमारे कैक्टस. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स. देन लास्ट इज जीरो वेस्ट, मतलब एक ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच जो एलिमिनेट करता है वेस्ट जनरेशन को थ्रू रिडक्शन, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिसोर्स रिकवरी. देन लास्ट वी हैव इज हायर एजुकेशन. देखिए हायर एजुकेशन सबसे पहले आता है एक्रीडेशन. एक्रीडेशन का मतलब क्या है? एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जहाँ पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करते हैं सर्टेन इंडिकेटर्स के बेसिस पे, और हम फिर उनको एक्रेडिट करते हैं. एक्रेडिट मतलब हम उसको काइंड ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम आप बोल दीजिए. इंस्टीट्यूशंस का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसको हम एक्रेडिशन बोलते हैं. देन वी हैव सीबीसीएस व्हिच इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. एक एजुकेशन सिस्टम है जो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने कोर्सेज को चूज कर सके, क्रेडिट्स अर्न कर सके और अपने हिसाब से चीजें लर्न कर सके. फिर आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ग्रांट करता है स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी. देन वी हैव इक्विटी इन एजुकेशन, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पे हम फेयर एंड इंक्लूसिव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात करते हैं टू ऑल आर लर्नर्स. Then we have GER, that is gross enrollment ratio, that is the total enrollment in a particular level of education expressed as a percentage of the eligible population. हायर एजुकेशन जो हम सेकेंडरी स्कूलिंग के बाद एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. देन इंफ्रीनेट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क. ठीक है, ये प्रमोट करता है रिसोर्स शेयरिंग को थ्रू डिजिटल नेटवर्क्स. देन वी हैव नॉलेज कमीशन. इसको हम नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं और ये 2005 में आई थी और इसने रिकमेंड किया था रिफॉर्म्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. देन एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, मैनेज करते हैं और ट्रैक करते हैं ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज को. फिर आता है हमारे पास नैक विच इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल. ठीक है, नैक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 में, और ये एक्रीडेट करता है और असेस करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. देन वी हैव ओडीएल विच इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. एक फ्लेक्सिबल मोड है एजुकेशन का जो अलाउ करता है लर्नर्स को ताकि वो रिमोटली स्टडी कर सके विदाउट एक्चुअली कमिंग टू द क्लास फिजिकली. क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पे हम मेंटेन या इंप्रूव कर रहे हैं अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को. देन रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2013 में लॉन्च हुई थी ताकि हम अपने एजुकेशन की, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी को और उसकी इक्विटी को हम इम्प्रूव कर सकें. फिर स्वयं प्रभा, आपको पता है ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स है. ठीक है, 40 चैनल्स आर देयर. देन टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जो फोकस करता है इंजीनियरिंग पे, अप्लाइड साइंसेज और स्किल बेस्ड प्रोफेशनल डिसिप्लिन के ऊपर. यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 में इसका एक्ट आया था. ठीक है, और ये डिटरमाइन करती है और मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स को हमारे हायर एजुकेशन के. वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, टेक्निकल नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज के लिए. अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है. वर्ल्ड रैंकिंग, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम अपने यूनिवर्सिटीज को रैंक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबली. ठीक है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन टीचिंग, रिसर्च, साइटेशंस एंड अदर इंडिकेटर्स. फिर यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल ने एक कमेटी चेयर की थी 2008 में जिसने रिफॉर्म्स की बात की थी, मतलब इंडिया के जो हायर एजुकेशन है उसमें सिस्टम और रेगुलेशन की बात की थी कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए. देन लास्ट इज जीरो डिफेक्ट एजुकेशन, यानी ऐसे अप्रोच जो एम्फोसाइज करती है क्वालिटी लर्निंग पे. ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द एरर्स, डेफिशिएंसीज एंड गैप्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस. ठीक है, सो हमने ए टू जेड जितने भी ग्लॉसरी टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स के, हमने वो डिस्कस किए हैं. और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या कभी ऑप्शन में आपको ये दिखेंगे ही दिखेंगे. ठीक है, आई होप आपकी क्विक रिवीजन हो गई होगी. दिस इज जस्ट अ क्विक, आई वुड से चीट शीट. ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून, बाय बाय.